प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। हिंदी कक्षा में आज हम अंतराभाग 1 कक्षा 10 की जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसमें सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता संध्या के बाद का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक बिंबात्मक कविता है। इसमें आपको बिंबों की भरमार मिलेगी। चल और अचल बिंब। तो पहले पद्यांश की ओर आते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिह्न ओझल कैंचुल सा, लगता चितकबरा गंगा जल, धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्जल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव खो, बन गया लपोवल। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में ग्रामीण परिवेश में संध्या के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन होता है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र से बहने वाले नदी के तट पर क्या हो रहा है, ये सब कुछ इस कविता में एक बिंब के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 संध्या के बाद नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत ग्राम्य परिवेश की संध्या का वर्णन कर रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। कवि ने संध्या को पक्षी माना है। संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं में बैठता है। अतः संध्या की लालिमा जब पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर दिख रही है, तांबे के समान पीपल के पत्तों की तरह कई मुंह वाले चंचल झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। इनके जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है, जिससे वे तांबे के रंग के दिखाई दे रहे हैं। दूर क्षितिज पर उतरता सूर्य नदी में एक स्तंभ के समान डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा का चितकबरा पानी ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा थका हुआ अजगर लेटा हो। संध्या की लालिमा में नदी तट की रेती धूप छांव रंग की है। वे हवा के बहने पर साए का रूप ले लेती है। नदी के नीले जल की लहरों पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे पीला बना देता है तथा उस पर बादलों की सफेदी चांदी जैसी दिखती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा पिघलकर पानी बन गया हो और पानी अपनी गति खोकर तरल रूप खोकर ओले के रूप में ढल गया हो। इस तरह से प्रकृति में बदलाव देखने को मिलता है। अब इसमें हम विशेष की बात करें तो ढलते सूरज के समय ग्राम की नदी के तट का दृश्य बिंब यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। आगे क्या परिवर्तन होता है। शंख शंख घट बज गया मंदिर में, लहरों में होता कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों सी गति चित्रित, सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। शाम के समय मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है। शंख और घंटे बजने लगते हैं, जिससे नदी की लहरों में कंपन होने लगता है।
दीपक की लौ के समान कलश में सूर्य की लालिमा में आकाश में ऊपर उठकर आरती करता दिखाई पड़ता है। नदी के तट पर वृद्ध औरतें बगुलों के समान लगती हैं। सफेद कपड़ों में बगुले की सी लगती है, जैसे उनके मन की पीड़ा नदी में समा जा गई हो, उनका दुख जैसे कोई समझ ही नहीं पाता हो। आकाश में दूर जब पक्षी पंक्तियों में उड़ रहे होते हैं तो उनके स्वर में करुणा सी प्रतीत होती है। उनके गुंजन से सारे आकाश में चहचहाट हो जाती है। शाम को जब गायें घर आती हैं तो उनके खुरों से धूल भी उड़ रही होती है। यह धूल सूर्य प्रकाश से सुनहरी हो जाती है। जब आकाश में पक्षियों के कंठ का सनसन करता तेज स्वर गूंजता है तो वो आकाश में ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई तीर सन करके निकल गया हो। अब इसमें विशेष बात करें तो यहाँ पर सांध्य बेला, गोधूली बेला का वर्णन हुआ है। तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है तो अनेक गतिशील और स्थिर बिन प्रस्तुत हुए। अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृष्ण शांत श्लथ डगधर, छिपे गृही में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लौट पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊँटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गिरी तरु तट लहरी। बिरह गाते गाड़ी वाले भोंक भोंक कर लड़ते कुकर, हुआ हुआ करते इसे यार, देते विष्णु निशी बेला को स्वर। कुछ कठिन शब्दों की बात कर लेते हैं। यहाँ श्रांत अर्थात थके हुए, श्लथ धीमे कदमों से, मलान का मतलब बिल्कुल मैला हो जाना या धूमिल हो जाना। पैंट का अर्थ है दुकानदार, बाजार, व्यापारी, आप जानते हैं। विष्णन बेला शांत रात्रि का समय। अब हम इसके व्याख्या की ओर आते हैं। कवि कहते हैं, शाम के समय पक्षी और गायें अपने घरों को लौट रहे हैं। किसान भी सारा दिन मेहनत करके थके हुए घरों को लौट रहे हैं। सभी जीव अपने अपने रहने के स्थानों पर जा छिपे हैं। अब तो अंधेरे के कारण पक्षियों की छाया भी नहीं दिख रही है। गांव के बाजार से व्यापारी भी अपने घर नाव में बैठकर लौट आए हैं। वे ऊंट घोड़ों के साथ खाली बोरों में बैठकर हुक्का पी रहे हैं। सर्दियों में शाम और रात के मिलने पर चारों ओर सूनापन है। संध्या बीत जाने पर रात की छाया गहराती जा रही है। इस अंधकार में खेत, बाग, घर, पेड़, तट और लहरों की चमक भी डूबती जा रही है। प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कवि ने क्रमशः, अब क्या अंतर आता है समय के साथ साथ संध्या के बाद, वातावरण उसी का वर्णन कर रहे हैं। अब इसमें विशेष की बात कर लें तो संध्या का बिंबात्मक चित्रण हुआ है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अनेक गतिशील और स्थिर बिंब यहाँ भी प्रस्तुत हुए हैं। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। माली की मंडई से उठ, नभ के नीचे नवसी धुमाली, मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जुला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी। धुआं अधिक देती है टिन की ढेवरी, कम करती उजियाला, मन से कड़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। कवि कहते हैं, शाम होते ही गांव के माली के घर से धुआं सा उठने लगता है, जो आकाश में एक नीली जाली की तरह तैरता हुआ प्रतीत होता है। इसी समय गांव के कस्बे का दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला देता है। इस मूक प्रकाश की चमक में सर्दी की रात बर्फ से ऊँघती हुई प्रतीत होती है। यहाँ टिन की ढिबरी बत्ती लगाकर जलाई जाती है, जो रोशनी तो कम देती है परंतु धुआं अधिक देती है, और मन का दुख आंखों से निकल कर जाला बुनता सा प्रतीत होता है। अर्थात दुकानदार सोच विचार में डूबा है। गांव का दुकानदार परेशान रहता है। वो एक छोटी सी बस्ती है, इसमें लेन देन की बातें बेकार है। यहाँ ग्राहक ना के बराबर हैं।